नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मैंने राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित एपिसोड्स की श्रृंखला शुरू की थी और उसमें तकरीबन 7 से अधिक एपिसोड्स में विभिन्न विषयों पर बात भी किया था। एक विषय जिस पर खूब चर्चा हो रही है और कई लोगों के सुझाव आ रहे हैं और उनके अनुरोध भी आ रहे हैं। रादर मैंने इसकी पहली ही कड़ी इस की शुरू की थी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क्यों हुआ बेपटरी। ये उसी बड़ी कड़ी का एक हिस्सा है, लेकिन पहले एपिसोड में मैंने इसमें बात की थी कि 5 वैसे कारण जिसके कारण बेपटरी हुई थी। मेरा उद्देश्य सिर्फ बेपटरी हुए राजस्व प्रशासन की आलोचना करना मात्र नहीं है। मेरा उद्देश्य इसमें यह है कि सकारात्मक सुधार हो। सुधार एक सतत निरंतर की जाने वाली प्रक्रिया है जो किसी भी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निरंतर चलनी चाहिए और समय के साथ प्रगति के साथ, टेक्नोलॉजी के विस्तार और नए नए खोज और आविष्कार के साथ इसमें अपेक्षित परिवर्तन और सुधार ये किया जाता रहा है दुनिया के अन्य मुल्कों में भी और इस देश में भी। तो आज हम लोग बात करते हैं कि ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो बेपटरी हुआ, एक तो ये है कि एक दिन में ये बेपटरी हुआ भी नहीं, तो स्वाभाविक रूप से एक दिन में ये ठीक भी नहीं होगा। लेकिन सुधारों की प्रक्रिया जब शुरू होगी तभी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में इसके परिणाम नजर आएंगे। लेकिन कम से कम पहला कदम तो कोई ले। अभी तो दूर दूर तक आसार नजर नहीं आते हैं। वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जन सुनवाई और इस तरह के कुछ कुछ कार्यक्रम चलाए हैं। हालांकि उस पर भी अलग से बात करेंगे कि उसकी कितनी प्रासंगिकता है, लेकिन विभाग के प्रधान सचिव बहुत संजीदगी से इसमें सुधार चाह रहे हैं और अपेक्षा की जानी चाहिए, लोगों को धैर्य भी रखना चाहिए कि अगर ये रहे तो कुछ न कुछ सुधार ये जरूर करके जाएंगे। मैंने उस वीडियो में आपसे बताया था कि सारे सुधार के कार्य इनके बस में नहीं है, ये इनके स्तर से नहीं होना है, लेकिन हाँ कुछ चीज तो है कि वो पहल हो। आज इसी क्रम में हम सबसे पहला सुझाव देंगे कि ये कैसे सुधार हो। आप सब लोग को पता है कि अन्य विभागों की तरह ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का निचला कार्यालय, स्पेशली प्रखंड, अंचल और अनुमंडल, इसमें भ्रष्टाचार की और कर्मचारी के लेवल पर बहुत शिकायतें आ रही है। कुछ जेन्युइन भी होंगी और कुछ जेन्युइन नहीं भी होंगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भ्रष्टाचार के कारण वैसे विभाग से लोग ज़्यादा त्रस्त होते हैं जिनका सीधा वास्ता आम जनता से होता है। हो सकता है कि रोड डिपार्टमेंट और शुगर केन डिपार्टमेंट, RW डिपार्टमेंट से सीधा मतलब न हो आम लोगों को, लेकिन राजस्व भूमि सुधार विभाग और प्रखंड माने ग्रामीण विकास विभाग ये ऐसे विभाग हैं जिससे हर व्यक्ति को रोज 2-4 होना पड़ता है। तो इसमें सुधार करने के लिए मैंने बताया ना कि एक दिन में ये खराब भी नहीं हुआ तो एक दिन में ठीक भी नहीं होगा। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि कैसे इस भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे बहती है। ये गंगा या नदी की तरह होती है। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस विभाग में भ्रष्टाचार के संस्थागत होने की प्रक्रिया उस वक्त शुरू हुई जब नीतीश जी ने सरकार का प्रभार लिया और कार्यपालक नियमावली जो संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत बनी हुई है, जिसमें हर स्थानांतरण पदस्थापन के लिए विभागीय स्तर पर एक विभागीय स्थापना बोर्ड बना हुआ था, उसको इन्होंने भंग कर दिया और ये समस्त शक्तियां मंत्री को दे दी। उसके बाद से ये भ्रष्टाचार सुरसा की तरह इसका मुंह बड़ा होता गया और आज आपके सामने है। तो मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। उसमें पहला सुझाव ये है कि सरकार को ट्रांसफर, पोस्टिंग, रोटेशन पॉलिसी तुरंत बनाना चाहिए इस विभाग में। वैसे सभी विभाग में बन जाए तो अच्छा, लेकिन मैं भी इसी पर अपनी बात केंद्रित रख रहा हूं और मैं 4 स्तर के ट्रांसफर पोस्टिंग की चर्चा और ट्रेनिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग ट्रेनिंग की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। पहला
आईएएस। मैंने न जाने कितनी बार इस विषय पर बात किया है कि इस राज्य में स्थिति यह है कि आईएएस अधिकारियों को एकाध अपवाद छोड़कर किसी को कोई रेवेन्यू से मतलब नहीं रहा। उसको न तो इंटरेस्ट है, न वो समझना चाहता है और न ही उसमें कोई हनक है। तो पहला परिवर्तन ये हो कि आईएएस की जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो, ट्रेनिंग पॉलिसी इसकी पूरी फॉल्टी है। सिर्फ छपास, हवा पानी, मतलब चमकाने का। मैंने बताया था ना कि विपाड करोड़ों अरबों रुपए बने लगे उसमें, लेकिन वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णतः सफल नहीं रहा है। सिवाय उसमें बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, शानदार हॉस्टल और प्रेजेंटेशन रूम और गेस्ट हाउस वगैरह बन गए। ट्रेनिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशली उन विषयों की ट्रेनिंग की जिससे प्रशासन चलता है। आज की तारीख में कुछ ऐसे शब्द हैं जो खूब आकर्षित करते हैं और उसका वस्तुतः रोज के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मतलब होता नहीं। बाहर के फैकल्टी मेंबर को हवाई जहाज से बुलाना, लाखों रुपया उसको फीस में देना, कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस, इस तरह के जो भारी भरकम शब्द है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वस्तुतः इसका फील्ड में जब जिला, प्रखंड, अंचल के लेवल पर काम होता है तो उससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब वहाँ होता है कि जो आपका डिलीवरी सिस्टम है वो कैसे ठीक हो, आपको जो अधिनियम के तहत अधिकार दिए गए हैं उसकी प्रक्रिया कैसे आप करें, कोर्स कैसे करें, वगैरह वगैरह। बहरहाल, तो आईएएस की ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग पॉलिसी ये मुख्यमंत्री को समझाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर समझ पाए तो, अगर वो सचेत हो तो। पहला तो ये करिए कि ट्रेनिंग के दरमियान उसको इंडिपेंडेंट रूप से 3 साल सीईओ बनाइए। यस, आई मीन इट। और 3 साल उसको कॉस्मेटिक सीईओ मत बनाइए। जैसा अगर पटना में वो ट्रेनिंग ले रहा है वो आईएएस ऑफिसर, तो उसकी पोस्टिंग आप विक्रम में करिए, मोकामा में करिए, धनरुआ में करिए, 3 साल वहां सीईओ रहे, इंडिपेंडेंट। He should stay in the block, he should stay in the quarter and he should perform all the duties and functions of the सर्किल ऑफिसर, अंचल अधिकारी। उसकी जब प्रोबेशन खत्म हो जाए तो उसके बाद पहली पोस्टिंग के रूप में एसडीओ में न बनाकर उसको कम से कम 1 से 2 साल इंडिपेंडेंट रूप से डीसीएलआर बनाइए। इसमें आपको कार्डर रूल वगैरह में चेंज करना पड़ेगा। मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। ऐसा अगर आपने नहीं किया तो आप समझिए कि ये कभी नहीं होने वाला है। इसको ऐसे समझिए, किसी भी राज्य में कहने को पॉलिटिकल लीडरशिप परिवर्तन लाते हैं, दिशा देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वहां ब्यूरोक्रेसी ही करता है। इसीलिए जिस राज्य का ब्यूरोक्रेसी अपने ऊपर दिए गए निर्धारित कार्यों को ठीक से कर पाता है या उसको ठीक से करने दिया जाता है तो वो बहुत सफल होता है। अन्यथा क्या वजह है कि यही ब्यूरोक्रेसी 50-60 के दशक में पूरे देश में नाम कर रहा था। बहरहाल वो विषयांतर हो जाएगा। तो उसके बाद 1 से 2 साल इसको डीसीएलआर इंडिपेंडेंट रूप से बनाइए ताकि ये रेवेन्यू का कोट कर सके। मैंने कई बार कहा है, एकाध अपवाद छोड़ करके आईएएस अधिकारियों को रेवेन्यू कुछ नहीं समझ में आता है। नील बटा सन्नाटा। आप किसी जिले के कलेक्टर से बात कर लीजिए, उसको मौजा, रकवा, जमाबंदी, गंग शिकस्त, गंग बरार, गैरमजरुआ, बकास्त, गोचर, ये सब जैसी बोलिएगा तो वो वैसे ही ऊपर से चला जाएगा जैसे वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बॉलर जब बाउंसर फेंकते हैं तो थोड़ा छोटे कद के पदाधिकारी के ऊपर चला जाता है, बांग्लादेश या साउथ दुबई वगैरह के प्लेयर का। तो इसको 1 से 2 साल में आपको 2 साल डीसीएलआर बनाना चाहिए, फिर उसको डिप्टी सेक्रेटरी बनाइए। हमने देखा है कि सचिवालय में जब आईएएस जाता है तो सामान्यतः ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में जाता है। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में जब जाता है तो नीचे से फाइल असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह तक बन करके रेडीमेड आ जाता है। मतलब खाना रेडी आ जाता है, उसको बाली ज्वाइंट सेक्रेटरी कृपया करके बढ़ा देता है ऊपर।
इसलिए इसको डिप्टी सेक्रेटरी बनाइए, इसको फाइल पर लिखना सिखाइए। इन लोगों को फाइल पर लिखने नहीं आता है, अपना अभिमत नहीं लिखता है, वो एक डर से नहीं लिखता है या कोई इसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, मुझको नहीं मालूम। ऐसे ऐसे आईएएस अधिकारियों को हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी वगैरह लेवल पर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह के लेवल पर देखा है कि जो बैंकरप्ट है थॉरली, जिसको अपना आइडिया प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता फाइल पर, और नीचे से जो बाबू लिख दिया वो चिड़िया बैठाने के अलावा उसको कुछ नहीं आता। तो उसको डिप्टी सेक्रेटरी बनाइए, उसके बाद आप एसडीएम वगैरह बनाइए। आफ्टर दैट डीडीसी बनाने के बजाय उसको कम से कम 2 साल एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू जिलों में पोस्ट कीजिए। 2 साल कम से कम वो रहे एडिशनल कलेक्टर इंडिपेंडेंटली, और उसके बाद फिर आप उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह बनाइए या डीडीसी वगैरह बनाइए। मेक श्योर कि 10 साल, 9 साल से 10 साल से पहले उसको आप डीएम मत बनाइए। इस सबसे बड़ी समस्या यहाँ यही हुई। आज वो ट्रेनिंग में आया, सर्किट हाउस में उसको बॉडीगार्ड मिल गया, गाड़ी मिल गया, सर्किट हाउस का कमरा मिल गया, हवा पानी दिया, ट्रेनिंग से ही पैसा कमाना शुरू कर दिया, तुरंत एसडीओ बन गया, और वो ऑफिसर बनने के बजाय वो माने एक तरह से ब्लैक मार्केटियर हो गया, वो धंधा पानी शुरू कर दिया। वो सप्लाई ऑफिसर और डीलर उसी के चक्कर में घूमते रहता है। व्हेन ही बिकम्स डीडीसी, वो प्योर ठेकेदार बन जाता है। तो ये पहला अंतर हो। दूसरा, बीएएस के लेवल पर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मुझको आश्चर्य लगता है कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था और बीएएस को बताया था कि ये प्रीमियर सर्विस, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि जिले में लगभग सभी विभागों के डिपार्टमेंटल ऑफिसर की पोस्टिंग हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। माने ये कहा जाता है कि डिपार्टमेंट का ऑफिसर स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे डीएसओ, डीटीओ, डीडब्ल्यूओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, मनरेगा वाला भी हो गया, फिर आपको आईसीडीएस वाला प्रोग्राम ऑफिसर हो गया। अब तो इतने तरह के ऑफिसर है कि हम लोग को भी नाम याद नहीं रहा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी विभागों ने काडर बनाए और सबको प्रोन्नति मिलनी भी चाहिए। बीएस के ट्रांसफर पोस्टिंग में सबसे पहला काम ये करिए, हालांकि इन लोगों ने काडर रूल भी बनाया है, बट हम उससे कोई बहुत सेटिस्फाइड नहीं है। हम जब सर्विस में थे तो हम लोगों ने कुछ सुझाव भी दिया था, बहरहाल विषयांतर हो जाएगा। बीएस को भी आईएएस की तरह 3 साल फुल फ्लेजेड सीओ बनाइए। फुल फ्लेजेड के शुड बी ए फुल फ्लेजेड सर्किल ऑफिस। देखिए, डेवलपमेंट और वेलफेयर का काम आप कभी भी सीख सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू का बेसिक चीज आप नहीं सीखिएगा, बड़ा मुश्किल। उसके बाद इंश्योर कीजिए कि कोई भी बीएस ऑफिसर एसडीएम बनने के पहले डीसीएलआर जरूर रहेगा। अभी हो क्या रहा है, आप सरकारी जाति के हैं, बस ट्रेनिंग खत्म हुआ आपको एसडीओ बना देंगे। कुछ कुछ एसडीओ को मैंने देखा जो सरकारी जाति के थे या निर्मल बाबा को चढ़ावा चढ़ाए तो 5 टर्म एसडीओ बना रहा, और सिवाय लूटने को उसने कुछ नहीं किया। और मजेदार बात यह है कि कई एक अनुमंडल में अभी भी डीसीएलआर जो है वो एसडीओ से सीनियर है। तो पहला तो काम कीजिए कि कोई भी एसडीएम तब तक नहीं बनेगा, काडर रूल में सुधार करिए कि जब तक वो डीसीएलआर नहीं बनेगा उसको एसडीएम नहीं बनेगा। एंड मेक श्योर दैट ऑल द एसडीएम्स आर सीनियर टू द डीसीएलआर। ये पूरी हायरार्की लोगों ने बर्बाद कर दी साहब। डीडीसी जूनियर, डायरेक्टर सीनियर, आश्चर्य लगता है। एनीवे, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। एसडीएम बनने के पहले उसको डीसीएलआर होना चाहिए। बीएस ऑफिसर एक बार एडिशनल कलेक्टर जरूर बने, और इस बीच में उसको सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी एक टर्म जरूर रहना चाहिए। सचिवालय में कोई आदमी अगर डिप्टी सेक्रेटरी रहता है तो उसके पास पर्याप्त अवसर रहते हैं चीज़ों को समझने, सीखने और फाइल के मूवमेंट आदि की। ऑफिशियल प्रोसीजर्स, उसको ऑफिस प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट बोलता है। मैंने इस विषय पर एक किताब भी लिखी थी बीपार्ट के लिए, मुझे पता नहीं कि अब लोगों ने उसका क्या किया। बहरहाल, तो वो उसको सीखना पड़ेगा। तो डिप्टी सेक्रेटरी जरूर बनाइए। जिलों में जो एसडीसी का पोस्ट है, या तो इसके नोमेनक्लेचर को चेंज कीजिए और इसको एलिवेट कीजिए, या फिर इसको एबॉलिश कर दीजिए। अब देखिए कितना बड़ा डाइकोटोमी है, कितना बड़ा ट्रेजेडी है। एक ऑफिसर की पोस्टिंग हो जाती है, उसका नाम है सीनियर डिप्टी कलेक्टर। तो अगर सीनियर डिप्टी कलेक्टर तो कोई जूनियर भी होगा, तो कोई जूनियर डिप्टी कलेक्टर नहीं है। देन यू आर सीनियर टू होम। ये नोमेनक्लेचर ही बोगस है। विभागीय अधिकारी जिलों में प्रमोट होकर के चले गए, जैसे डीटीओ भी ट्रांसपोर्ट वाले हैं, सप्लाई वाले डीएसओ हैं, मनरेगा वाले प्रोग्राम ऑफिसर हैं, आईसीडीएस वाले का भी प्रोग्राम ऑफिसर होता है, वगैरह वगैरह। तो इस एसडीसी का नाम आप चेंज करिए।
और इसको ऐसी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपने इसको प्रीमियर सर्विस बनाया है, तो आप इसको इसकी ऐसी व्यवस्था करिए कि जो डिप्टी कलेक्टर बीएस ऑफिसर्स है, ही शुड बी केप्ट एटलीस्ट वन हायरार्की एबव द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। और इसको वो माने आप उसको ऐसा समझिए कि इसको उसको जिस विभाग का वो अधिकारी हो, यानी डिप्टी कलेक्टर हो, आप इसका नामाकरण चेंज कर दीजिए, आप एडीएम कर दीजिए। एडीएम एक रेवेन्यू हो गया, एक एडीएम सप्लाई तो है, ये है एडीएम, इस तरह का बना दीजिए। लेकिन ये अब नॉनसेंस है, माना आप एक तरह प्रीमियर सर्विस भी बनाए उसको, और उसको बैठने की जगह नहीं। बहरहाल, और इसके बाद एसडीएम की पोस्टिंग को रेगुलेट कीजिए, क्योंकि आज के तारीख में एसडीएम की पोस्टिंग बीएस के लिए एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो 40 लाख 50 लाख रुपया दे करके पोस्टिंग कराता है एसडीएम में। आप उठा के देख लीजिए पूरे बिहार का एसडीएम का पोस्टिंग किस किस कास्ट का है और किस कास्ट का नहीं है। तो सरकार को इस बात की समझ नहीं है, या वो कुंठित मानसिकता से ग्रसित है, या ये परवर्ट हो गया है पूरा सिस्टम। अगर आपने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों में इस तरह की जातिवादी मानसिकता भर दी है, तो भगवान ही बचा सकता है इस राज्य को। तो रोटेशन वाइज होना चाहिए। कोई आदमी 3-3 4-4 टर्म एसडीएम है, कोई आदमी पूरे जीवन भर एसडीएम नहीं बना। इंश्योर कीजिए कि हर आदमी का जो कार्डर रूल है उस हिसाब से, और कार्डर रूल को जस्टिफाई कीजिए। 2 पन्ना 4 पन्ना का सड़ा हुआ कार्डर रूल लोगों ने बना दिया है, उसको फुतल्ली हम लोग बोलते हैं, पंपलेट बना दिया कार्डर रूल। वैसे कार्डर रूल नहीं बनता है। कार्डर रूल का मतलब है एक तरह से उसकी जन्म टिप्पणी होती है कि आज मैं ज्वाइन किया हूं, और 33 34 35 साल के बाद मैं जब रिटायर करूंगा और मेरे कैरियर में कोई अदरवाइज समस्या नहीं हुई, तो मैं यहाँ पहुंचूंगा और ये पद हमको मिलेंगे। क्यों एक ही आदमी लगातार कलेक्टर रह गया भाई? नीतीश कुमार के जाति का था तो 5-5 6-6 जिला में कलेक्टर रहा, दूसरे राज्य से बुला करके बना दिए और लूट के चल दिया। और इस सरकार में अभी पर्टिकुलर कास्ट के आप हैं, कुछ खास जातियों के, कुछ खास धर्मों के हैं, तो आप भूल जाइए। तो इसको खत्म करना चाहिए। बहरहाल, तो पिक एंड चूज की ट्रांसफर पोस्टिंग एसडीएम में भी ना कि वो जीएडी करेगा, उसको खत्म करना चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग रोटेशन पॉलिसी विथ अ वाइब्रेंट रोबस्ट ट्रेनिंग पॉलिसी, ये बनाना पड़ेगा, और इसमें कलेजा पर पत्थर धर के बनाना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए कि डिस्क्रिशन जो होता है वो डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है, और डिस्क्रिमिनेशन करप्शन को जन्म देता है। इसलिए ऐसे रूल्स होने चाहिए कि जिसमें विवेक का न्यूनतम इस्तेमाल का स्कोप हो। अब आइए रेवेन्यू ऑफिसर्स का। पूरे बिहार में जितने अंचल हैं उनको आप 3 भागों में बांट दीजिए, ए, बी और सी। ए गुड, बी फेयर, सी डिफिकल्ट। ए और बी में 3-3 साल रहे, और सी में डिफिकल्ट है तो वहां 2 साल रहे। ए वाला बी में जाएगा, बी वाला सी में जाएगा, सी वाला फिर ए में आएगा, रोटेट करेगा। ये नहीं कि पैसा दिया तो संपत सर से फुलवारी, फुलवारी से दानापुर, दानापुर से सिटी, और सिटी से दरभंगा सदर पहुंच गए, मंत्री जी पैसा लेके कर दिए। नहीं किसी को मिला तो वो सामो दियारा में कोई है, तो कोई गनगनिया में। मेक श्योर कि ट्रांसफर पोस्टिंग रोटेशन पॉलिसी रोटेट हो, और स्थापना बोर्ड को पुनर्जीवित करिए। मेक ए चेंज इन दी रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, उसमें अमेंडमेंट कर दीजिए। और ये ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बना करके कैबिनेट से पास करा के नोटिफाई कर दे, और बिहार के जितने अंचल हैं उनको कैटेगराइज कर देती ए, बी और सी में। ट्रांसफर पोस्टिंग के क्रम में किसी विधायक की अनुशंसा अगर आती है तो इसको स्ट्रिक्टली कूड़े के दान में फेंकिए, अगर कलेजा है उप मुख्यमंत्री को तो। और अगर कोई सीओ लिखाता है तो उस पर एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इम्पोज कीजिए, चाहे कोई अफसर लिखा। हालांकि नियमावली में दिया हुआ है, लेकिन अब जून का महीना आएगा जब, तब देख लीजिएगा। पहले तो मंत्री पैसा लेता था पोस्टिंग में, अब विधायक अनुशंसा करने का पोस्टिंग में पैसा लेता है। और मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानता हूँ, ये खुला नंगा सत्य है। विधायक न सिर्फ अनुशंसा में पैसा लेता है, बल्कि पोस्टिंग जब हो जाती है तो महीने का पैसा लेता है। तो इसको आपको खत्म करना पड़ेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग रोटेशन पॉलिसी, ट्रेनिंग पॉलिसी, और एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड को पुनर्जीवित करना, और अनुशंसा 0 अनुशंसा होनी चाहिए। जो स्थापना बोर्ड रिकमेंड करे उसी हिसाब से देख करके और उसकी नोटिफिकेशन। ट्रांसफर पोस्टिंग में एक लचीलापन जरूर देना चाहिए, और वो है
ऑप्शन का, चॉइस का। चॉइस जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया ए बी सी, तो सी में मान लीजिए कि 50 ऑफिसर्स का टर्न है, चूंकि बी में था इसलिए अब उसको सी में जाना, और सी में हर हाल में जाएगा, तो सी नोटिफाइड है। अब उस सी में उस ऑफिसर जिसको जाना है, चॉइस मांग लीजिए कि आपको इस सी कैटेगरी में कहाँ जाना है। किसी को ए में जाना है तो कहाँ जाना है। इससे क्या होता है, असंतोष घटता है। कोई जरूरी नहीं कि वो पैसे के लिए चॉइस दे। किसी का घर अगर सहरसा है या एस्टेब्लिशमेंट उसका सहरसा है और उसका अगर पूर्णिया हो जाता है तो क्या दिक्कत है, बशर्ते इस ट्रांसफर पोस्टिंग रोटेशन पॉलिसी के प्रिंसिपल में हुआ है। यहीं पर हम आपको एक दो चीज और बताना चाहेंगे जो प्रधान सचिव को या विभागीय मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद मैं विभिन्न जगहों पर घूमता रहता हूँ, अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता रहता हूँ। कुछ लोगों के स्पष्टीकरण होते हैं तो वो मेरे पास आते हैं सलाह लेने, जवाब देने के लिए, विभागीय कार्रवाई के जवाब के लिए वगैरह वगैरह। कुछ सजेशन लेते हैं लोग, जो ऑर्डर वगैरह लिखना है उसके क्रम में। तो मैंने पाया है कि लगभग 80 से 85%, 90% अधिकारियों को कोर्ट होल्ड नहीं करने आता है। हाउ टू होल्ड कोर्ट्स, उसके प्रोसीजर हैं, कैसे कोर्ट होल्ड किया जाता है। कोर्ट होल्ड करने के लिए सिविल कोर्ट रूल्स है, सीपीसी में उसकी चीज दी गई है, बिहार रिकॉर्ड मैनुअल में भी थोड़ी बहुत चर्चा उसकी। तो आप इंटेंसिव ट्रेनिंग कराइए, आईएएस का भी, बीएएस का भी और रेवेन्यू ऑफिसर का। आप विपार्ड में ही कराइए, लेकिन वो हवामार ट्रेनिंग मत कराइए कि एक आ रहे हैं चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से, एक आ रहे हैं नलसार से, एक आ रहे हैं गोपबंधु एकेडमी इंस्टीट्यूट से, एक आ रहे हैं हार्वर्ड के प्रोफेसर, और 3 घंटा भाषण दिए और परिणाम ढाक के 3 पात। तो गए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। हमको सीखना था कि कोर्ट कैसे करना चाहिए, तो वो बताने लगे कि फॉली नैरिमन का किताब पढ़ लीजिए, गॉड सेव सुप्रीम कोर्ट, और ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का जजमेंट वो लगा पढ़ाने। वो लगा कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पढ़ाने। अरे भैया, जो हमको जरूरत है वो ना दीजिए। अगर हमको भूख लगा हुआ है, चावल दाल सब्जी ये हमको चाहिए खाने के लिए, तो फ्रेंच फ्राई उसको काहे के लिए दे रहा है। तब विपार्ड में खाली फ्रेंच फ्राई मिलता है, अभी सब गया था ना, वो सब फ्रेंचे फ्राई था। मैं दावे के साथ आपको बता देता हूं कि मुझको 10-20 ऑफिसर ला दीजिए, आईएएस का, बीएएस का, रेवेन्यू ऑफिसर का, जिसको कोर्ट होल्ड करने आता है और जिसको कोर्ट का ऑर्डर लिखने आता है। मैं किसी को डेनिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने बेचारे को उसी ट्रेनिंग ही नहीं मिली। आप बुला दिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को, प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ा दिया, 163, 64, 65 जो शुरू सीआरपीसी में था, 107, 108, 109, 100। अब उसको पता ही नहीं कि प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कैसे होना चाहिए। किसी को पता नहीं है कि साहब जो सीआरपीसी का प्रिवेंटिव सेक्शन था 107 इतना पावरफुल सेक्शन था कि अगर उसको लॉजिकली कंक्लूड कर दिया जाए, उसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएसएस में भी है, तो उसको पता रहे तब न कैसे इनिशिएट किया जाएगा। 144 अभी का जो 163 है, तो ये प्रिवेंटिव सेक्शन है। जैसे जो सीआरपीसी में 107 था, जो अभी 126, 27 वगैरह हो गया, उसमें कैसे प्रोसीड किया जाता लोगों को पता ही नहीं। हमको जान करके कई बार आश्चर्य लगता है कि साहब इतना पावर दिया हुआ था 144 में, जो अभी 163 हो गया है। अधिकांश अधिकारियों को इसका प्रयोग ही करने नहीं। मधुलिमय वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड एसडीएम मुंगेर करके एक जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। मैं जब भी पार्ट में पढ़ाता था आईएएस और डिप्टी कलेक्टर्स को, तो उस पर हम डीएसपीज वगैरह को तो हम बताते थे। लेकिन दुर्भाग्य से आज की तारीख में 163 बीएनएसएस जो 144 का करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, उसमें एसडीओ को सिर्फ यही समझ में आता है कि इसको माने हम 2 महीना के लिए रोक देंगे, 6 महीना के लिए 126 जो 107 का करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, 6 महीना के लिए उसको रोक देंगे। उसको पता ही नहीं कि कितना पावरफुल चीज था। बहरहाल इस पर कभी और मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे कि कैसे प्रिवेंटिव सेक्शंस में ऑर्डर वगैरह कैसे लिखे जाते हैं, इस पर भी हम कभी बात करेंगे। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आईएएस, बीएएस और रेवेन्यू ऑफिसर्स को इंटेंसिव ट्रेनिंग कराइए विपार्ड में ही, और उसमें लैंड रेवेन्यू लॉज तो पढ़ाइए ही पढ़ाइए, वो कैसे प्रैक्टिकलिटी, उसको प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। आईएएस और बीएएस को बताइए कि आपको एक सिंपल बात बताता है। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव वगैरह पूरे विभाग के, जिसमें किसी जिले का दिखा रहा था कि कैसे उसने सरकारी जमीन की ही जमाबंदी क्रिएट कर ली
ये कह करके कि एसडीओ साहब के कोर्ट में हम 163 में या पुराने 144 में हम केस जीत गए। देखिए कैसे धंधा होता है। मान लीजिए कि एक पीस ऑफ लैंड है कहीं शहर में 5 कट्ठे का, हम और एक और आदमी मिल करके उस पर विवाद खड़ा किए, जो कि जमीन वो सरकारी है, और एसडीएम के कोर्ट में थाना को पैसा देकर कुछ भी लिख देगा थानेदार, तो 163 के अंदर प्रोसीडिंग शुरू हो गई। हम लोग दोनों लड़ रहे हैं, काल बाधित हो जाता है, लिमिटेड पीरियड के लिए वो होता है। हम लोग दोनों मिल गए और एक आदमी जाना छोड़ दिया। एसडीओ साहब क्या करेंगे, एक के पक्ष में ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर दें। अब वो कागज लेके चला जाएगा सीओ के यहाँ, सर हम तो जीत गए 163 का यानी 144 का। सीओ को या तो समझ में नहीं आया या पैसा ले लिया, उस पर कुछ से कुछ ऑर्डर पास कर दिया। तो कैसे इन तरह के इन सेक्शंस में ऑर्डर लिखने में क्या सावधानी रखनी है, कैसे 145 जो पहले सीआरपीसी का था वो अभी 164 में आ गया है, कैसे उसमें ऑर्डर लिखा जाता है, कैसे रिस्टोर किया जा सकता है पोजीशन को। इतने अभी बेदखली हो रहे हैं, बेदखली को रिस्टोर करने का भी प्रोविजन 145 में। हम रक्सौल वगैरह में या कहीं पोस्टेड से तो हमने कई कैसे ऑर्डर किए और एग्जीक्यूट करा दिए, लेकिन ये तब होगा जब आपको पता रहेगा। तो बहरहाल आईएएस, बीएएस और रेवेन्यू ऑफिसर्स को डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग कराइए संबंधित लॉज की, और उससे ज्यादा उसके प्रैक्टिकल उसके प्रोसेस की कि कैसे वो होगा, कोर्ट कैसे किया जाएगा, कोर्ट के ऑर्डर्स कैसे लिखे जाएंगे, उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, एग्जीक्यूट कैसे। एक दो चीज और हम आपको सलाह यहां देना चाहेंगे। आज के तारीख में इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि राजस्व अधिकारी हो या डीसीएलआर वगैरह हो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने पॉपुलर बनने के चक्कर में अपने तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर दिया है। याद रखिए, आदमी नहीं काम करता है, सिस्टम काम करता। 90 के दशक का दौर जब लालू जी सरकार में आए तो ठीक है, वो एक अलग राजनीतिक और सामाजिक पैराडाइम से जब आप उसको देखिएगा तो वो एक सामाजिक परिवर्तन का दौर था, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस की प्रक्रिया लालू जी ने वैसे शुरू की कि कथित जनता दरबार में बुला करके सारे अधिकारियों को जलील करने की परिपाटी वहां शुरू हो गई। इससे ताली तो खूब मिलती है, जैसा भी विजय कुमार सिन्हा बटोर रहे हैं। तो आप सिस्टम को नहीं इंप्रूव कर रहे हैं और चौक चौराहा पर खड़ा होकर के अपने अधिकार, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा। जो भी करप्शन में इन्वॉल्व है दे मस्ट बी पनिश्ड, लेकिन अगर आप जलील करना शुरू कीजिएगा तो काम तो उसी से होना है। मुझको याद है लालू जी का एक बड़ा फेमस था, हम दरोगा है कि हमको सस्पेंड कर देगा। वो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो उसमें घुन लगना शुरू। अभी देख रहे थे, किसी ने मुझको व्हाट्सएप पर भेजा है कि राजस्व अधिकारियों ने विजय कुमार सिन्हा के बातचीत करने के तरीके पर ऐतराज जताया है। अब वो कोई हमसे सहमत हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन विजय कुमार सिन्हा के बात करने का अंदाज इतना रस्टिक है और इतना अनएक्सेप्टेबल है कि वो कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस तरह के मैंने बदतमीज तरीके से वो बात करते हैं। बहरहाल, तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अंचल लेवल के ऑफिसर्स के स्ट्रक्चर को ठीक करिए ना। एक ढंग का क्लर्क नहीं तो 3 लेवल की बहाली होनी चाहिए। पहले क्लरिकल लेवल जो कंप्यूटर जाने। हमने तो एक बार कहा कि मुझको, मैं पूरी जवाबदेही के साथ आपको बता रहा हूं, पंचायत से लेकर के मुख्य सचिव तक का कार्यालय ये कंप्यूटर ऑपरेटर के हवाले चलता है। कुछ लोगों ने हमको बताया कि साहब राजस्व विभाग भी कंप्यूटर का कुछ जानकार आईटी मैनेजर टाइप चीज जो है वही चला रहा है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है भाई। टेक्नोलॉजी और टूल्स वो किसी चीज को फैसिलिटेट करता है, वो कमांड नहीं कर सकता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है इसलिए आपको ये काम करना है, बनिस्पत ये हो कि ऐसा काम करना है इसलिए ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर का मकरजाल आप बना दिए हैं। बहरहाल उस पर हम अलग टाइप से बात करेंगे। तो अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको क्लर्क सी बहाली होनी चाहिए जो कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी उसकी हो। लॉ असिस्टेंट टाइप का चीज आप बहाल करिए, उसकी जानकार हो। एक पेशकार आपको देना चाहिए अंचल अधिकारी को, डीसीएलआर को, एडिशनल कलेक्टर को, जो शॉर्ट हैंड में डिक्टेशन ले। जिलों में देख लीजिए ना, डीएम को छोड़ के बाकी किसी के पास स्टेनो नहीं है। हम सीमांचल में एक अनुमंडल में हमको जाने का मौका लगा, कुछ निजी कार्य से गए थे, तो आगे डीसीएलआर ने हमको रिक्वेस्ट किया कि सर आइए जरा चाय पीने के लिए उसके ऑफिस में। तो हम यूं ही चले गए। तो उसके ऑफिस की जो दुर्गति देखे, 3-4 वो कंप्यूटर ऑपरेटर है और वो एक चिट्ठी को 5 बार लिखाया और 5 बार गलत किया।
वो आदमी तो इरिटेट हो जाएगा, तो क्या करेगा? तो आपको स्टेनो कम टाइपिस्ट एक देना चाहिए, आपको अच्छे हेड क्लर्क्स देने होंगे, अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक डेडिकेटेड बॉडीगार्ड आप दीजिए। उसके चैम्बर में कोई घुस जाता है, प्रमुख, मुखिया, जिला परिषद, विधायक, एमएलसी, माने एगो देहात में कहावत है, निवला के जोर उस सब के सर है। माने कितना आदमी, मुझको किसी ने व्हाट्सएप भेजा बड़ा अच्छा, कहा कि साहब ये अंचलों का कितना आदमी निगरानी करेगा, कितना आदमी मॉनिटरिंग करेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा। उस सिस्टम ठीक करिएगा ना, सब आदेश देने का आजकल वो स्टाइल बिहार में हो गया, मैंने आदेश दे दिया, कपार आदेश दे दिया, किसको आदेश दे दीजिएगा आप? काम करने वाला एक वो निरीह प्राणी है, आदेश दे रहे हैं 100 को, कपार काम होगा, तो उसको स्ट्रेंथन कीजिए। इसके अलावा यही चीज आपको अनुमंडलों में करना होगा, डीसीएलआर के कोर्ट में, और यही एडिशनल कलेक्टर के कोर्ट में। एडिशनल कलेक्टर को और स्ट्रेंथन कीजिए। क्यों कलेक्टर का चपरासी बना के छोड़ दिए हैं आपको? अगर कलेक्टर को नहीं करना है रेवेन्यू कोर्ट, तो हटाइए उसको, वो सारा पावर दे दीजिए एडिशनल कलेक्टर को। और नहीं अगर पावर नहीं है तो मेक श्योर कि कलेक्टर हिमसेल्फ विल होल्ड द कोर्ट, और नहीं करता तो उसका सीआर में लिखिए, भगाइए उसको। कलेक्टर चश्मा पहन करके खाली बॉडीगार्ड सायरन बजा के यूट्यूब पर, फेसबुक पर फोटो वीडियो डालने के लिए है? ये चल गए वो स्कूल में बैठ के वहाँ खाना खा रहे हैं, मिड डे का मील, वो कहीं चल गए, वो बच्चा के गोदी लेके फोटो खिंचा रहा है। ये सब जोकर हो गया, ये सब कलेक्टर है कि जोकर है सब साहब। कोई फाइल आएगा जिस पर अगर कोई पेमेंट करने की बात है, 4 आदमी की कमिटी बना दी रहे, नॉनसेंस, तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है। यू हैव टू टेक डिसीजन, व्हाई समबडी एल्स विल टेक डिसीजन ऑन योर बिहाफ। ये सारा इसलिए हुआ है कि आप लोगों ने तो कलेक्टर को छपास बना दिया, तो कुछ आता नहीं। तो ये सारी चीजें कीजिए। और एक दो चीज और आपको बता दें, जैसे जजेस प्रोटेक्शन एक्ट होता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अंचल अधिकारी या डीसीएलआर ने एक आदेश पारित किया, अब समस्या ये है कि आदेश भी वही पारित करेगा, लागू भी वही करेगा। कुछ में थाना को लागू करना है, थाना, अब बिना थाना का तो कोई लागू होगा नहीं। जैसे बीएलडीआर है, उसमें एक प्रोविजन कर देना चाहिए, अमेंडमेंट कर सकते हैं, और कंटेम्प्ट का प्रोविजन डाल दीजिए कि अगर डीसीएलआर के कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट होता है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। अब कई बार हमको होता है कि सर हम लोग आदेश पारित करते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर 4 दिन उसको उखाड़ कर फेंक देता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अरे भाई, इट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना, उस सुओ मोटो उस पर कार्रवाई होगी, पकड़ के जेल में भेज दीजिए। आप बीएलडीआर में प्रोविजन करिए, आप बात कर लीजिए एजी से। और यहाँ बीमारी है कि कोर्ट सब चीज में सोचेगा हम ही करेंगे, और करेंगे कुछ नहीं। लेकिन यहीं पर पॉलिटिकल विल मजबूत होता है। तो मैंने आपको बताया था एक बार, ज्योति बसु बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, किसी मामले को लेकर के किसी अधिकारी का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अपीयरेंस का बात हुआ, फाइल गई सीएम के हाथ, तो ज्योति बसु बोले वाई, क्यों हमारा ऑफिसर वहां अपीयर होगा, आपको जो ऑर्डर पारित करना है ऑर्डर पारित कीजिए, हमको पसंद आएगा तो एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो हम अपील में जाएंगे। कहा कि नहीं सर, वो तो हो सकता है कि आपको ही बुला ले। बोला कि रिजेक्ट, और वहां पर एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आ गया कि कोई ऑफिसर अपीयर नहीं करेगा कोर्ट। तो आप प्रोटेक्ट करना होगा ना, गुड बैड सब जगह है। एक सिंपल थ्योरी हम आपको बता देते हैं, देखिए, सोसाइटी का एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कोलैबोरेशन उसको बोलते हैं। वो ये कहता है कि अगर आपको किसी चीज को करने के लिए किसी नियम कानून को लागू करने का अधिकार दिया गया है, जिसके खिलाफ आपको जाकर के काम करना है, अगर वो आपसे ज्यादा पावरफुल हो जाए तो आप तो लागू नहीं कर पाइएगा। वैसी स्थिति में क्या होता है कि 2 ही उपाय है, या तो उसके साथ भिड़ जाइए आप, या तो वो मारा जाएगा ना आप मारे जाइएगा। लेकिन दूसरा जो रास्ता होता है कोलैबोरेटर्स का, दोनों मिल करके एक अनहोली कोलैबोरेशन क्रिएट कर लेता है, एस्टैब्लिश कर लेता है। जैसे अंग्रेजों के समय में हुआ, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास बहुत जमीनें थी, राजा रजवाड़ा थे, तो उन्हीं से जमीन हड़पना था, लगान वगैरह लेना था राजा ब्रिटिश को। तो इन लोगों को लगा कि भाई हम अंग्रेज से लड़ नहीं पाएंगे, और अंग्रेज सोचा कि कितना से हम लड़ें, तो दोनों मिल के एक अनहोली नेक्सस क्रिएट कर लिया। उसको मगीम बोलता है, तोर ब्याह में हम नटुआ, हमर ब्याह में तू नटुआ, दोनों मिल। अंचलों में वही स्थिति हो गई। और ये मुजफ्फरपुर का एक वीडियो आ रहा है, जिसमें कलमबाग चौक पर किसी जमीन की चर्चा करते हुए सीईओ ने कहा कि साहब उस जमीन पर उसका दखल कब्जा नहीं है, फर्जी कागजात बना लिया है गलत से, और हमको रोज दबाव डालता है, सर हम मारे जाएंगे, मेरा मर्डर हो जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, जो आदमी 10 करोड़ का जमीन का डील कर रहा है आजकल, तो मैंने 1000-2000 रुपये मर्डर हो जाता है, और सीईओ को कौन वैल्यू है? एगो सड़े हुए स्कॉर्पियो पर घूम रहा है, किसी दिन उतर के लपड़ थपड़ का गोली मार देगा। तो आपको
इन अधिकारियों के प्रोटेक्शन का प्रोविजन करना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टाइप चीज का प्रोविजन करना होगा। इन लैंड लॉस तब तक लागू नहीं होंगे जब तक आपके हाथ में शक्ति नहीं है। हमने पूरे प्रशासन को तो पंगु बना दिया। सीओ का कोई वैल्यू है? अब सीओ का वो हाल था, राजस्व कर्मचारी का क्या होगा? तो उसको लगता है कि अगर हम इसका विरोध करेंगे तो हम मारे जाएंगे, तो सच हम मिलिए जाओ, तो बांट चूट खा राजा घर जाए वाला कहानी हो गया। तो यू विल हैव टू एम्पावर देम, यू विल हैव टू एम्बोल्डन देम, यू विल हैव टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देम। तब तो अनुमंडल वगैरह में आकर के गाली गलौज करके चला जा रहा है, जो स्थिति लोगों ने पैदा कर दी है। तो ये जो सचिवालय में और मंत्री जी लोग खुश हो रहे हैं, ज्यादा खुश नहीं होइए, क्योंकि घर की चार दीवारी जब टूटती है ना, या फिर किसी चीज की चार दीवारी जब टूटती है, तो उस वक्त तो बड़ा मजा आता है कि खुला हवा आ रहा है, लेकिन वो सब चीज घुसना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह से बीडीओ सीओ कर्मचारी पिटा रहा है, एसडीओ डीएम पिटाना शुरू हुआ, आप ज्यादा दिन वेट मत करिए। ये बहुत जल्द ही सचिवालय में घुस करके ये मंत्री और सेक्रेटरी लोग को पीट दिया, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो ये स्थिति हम लोगों ने पैदा की है। तो बहरहाल वो शांतर हो जाएगा। मैं अभी राजस्व प्रशासन के सुधार का पहला स्टेप बताया है, ट्रांसफर पोस्टिंग एंड ट्रेनिंग पॉलिसी। इसको बनाइए और पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक करिए। हल्का कर्मचारी की संख्या बहुत कम है, 8,500 पंचायत है, 3,500 है, उसकी संख्या बढ़े, उसके साथ एक आदमी आपको देना होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू मैनेज एवरीथिंग। मैंने छोटे जगहों को तो बता दें, मान लीजिए किसी व्यक्ति का राजा बाजार एरिया का हल्का कर्मचारी है, मुसहरी का कोई हल्का कर्मचारी है, तो उसको ना बैठने का ठिकाना, ना उठने का ठिकाना, उथैले में अब तो मान लीजिए सब डिजिटाइज हो गया, लेकिन फिर भी ही नीड एटलीस्ट वन असिस्टेंट। तो इन चीजों पर कंस्ट्रक्टिव वे में विचार करने की आवश्यकता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आपसे कि इसके बाद भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए वो कौन से कदम उठाए जाएं और क्या क्या प्रक्रियात्मक जटिलताएं हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए। दुनिया भर के ऐसे कानून हैं, ऐसे काम हैं जो रिडंडेंट हो गया, उस पर हम बात करेंगे। मैं एक साहिर लुधियानवी का एक शेर पढ़ देता हूं, और वो शेर बहुत कुछ कहता है। लगे हुए हैं सीलिंग एक्ट, कभी लागू नहीं होगा। बुदान एक्ट, सिरदर्द हो गया पूरे राज्य का। बीपीपीएचटी एक्ट, कोई सेंस नहीं रहा। बीपीएचटी एक्ट में बिहार टेनेंसी एक्ट रीराइट कराया जा रहा है। चकबंदी, डज इट मेक एनी सेंस? सबको खत्म करने की जरूरत है। इसलिए किसी ने कहा है, तारुफ रोग बन जाए, ये साहिर लुधियानवी का शेर है, तारुफ रोग बन जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुकात बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ पर लाकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो अभी हम अजनबी नहीं बनेंगे, अगले एपिसोड में हम फिर से आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।